फीमेट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं मनोज कुमार पटेल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग सदिश बीजगणित से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर विचार करेंगे। वो है सदिश योग का त्रिभुज नियम या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब दो सदिशों का सदिश योग किया जाता है तो प्राप्त होने वाली जो राशि होती है वो भी सदिश राशि होती है, अर्थात उसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। तो यहाँ पर इस नियम का कथन है। अच्छा, ये एक बात और है कि जब दो सदिशों को योग किया जाता है तो प्राप्त होने वाले योगफल को हम लोग परिणामी सदिश कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कथन पे आते हैं कि यदि दो सदिशों को परिमाण एवं दिशा में किसी त्रिभुज की दो आसन्न भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाए, मतलब जिन दो सदिशों का हमको योग करना है उनको हम लोग एक त्रिभुज की आसन्न भुजा के रूप में क्रम से प्रदर्शित करते हैं, तो उनका परिणामी सदिश परिमाण एवं दिशा में उस त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। तो इसको व्यवहारिक रूप से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सदिश हैं, पहला सदिश है ए और ये दूसरा सदिश है, और इन दोनों के योग से प्राप्त होने वाले नए सदिश को हम त्रिभुज नियम से प्राप्त करेंगे। तो जिन दो सदिशों का योग करना है उसको हम त्रिभुज की आसन्न भुजाओं के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम लोग पहले आने वाले सदिश के शीर्ष पर ये बाद में आने वाले सदिश के प्रारंभ बिंदु को रखते हैं परिमाण एवं दिशा में परिवर्तन किए बिना। अर्थात मान लीजिए ये ए है, तो ए के शीर्ष पर, ये इसका शीर्ष होगा, शीर्ष पर हम बी को परिमाण और दिशा में परिवर्तन किए बिना रखेंगे। ये सदिश बी हो जाएगा, ये सदिश ए है और ये सदिश बी। तो ये हमने जिन दो सदिशों का योग करना है उनको परिमाण एवं दिशा में एक त्रिभुज की दो आसन्न भुजाओं के रूप में प्रदर्शित किया है। तो उनका परिणामी सदिश परिमाण एवं दिशा में उस त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। तो तीसरी भुजा ए के प्रारंभ बिंदु को बी के शीर्ष से मिलाने पर हमको प्राप्त होगा। तो ये हो गया, ये हो जाएगी तीसरी भुजा, और ये विपरीत क्रम में, इनमें क्रम जो है देखिए एंटी क्लॉकवाइज था, तो यहाँ पर इसको हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, क्योंकि कथन कहता है कि परिणामी सदिश परिमाण एवं दिशा में उस त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। तो विपरीत क्रम यदि ये इनका घुमाव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसको हमको क्लॉकवाइज रखना है। तो ये इन दोनों के योगफल से प्राप्त होने वाले नए सदिश को प्रदर्शित करता है, और इसको हम परिणामी सदिश को आर से व्यक्त कर देते हैं। आर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस प्रकार त्रिभुज नियम से हम किन्हीं भी दो सदिशों का सदिश योग कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक ज्यामितीय नियम है, मतलब यह हमको कोई फार्मूला प्रदान नहीं करता है जिससे हम दो सदिशों का परिमाण और दिशा दिया हो तो हम उन नए मिलने वाले सदिश का परिमाण और दिशा प्राप्त करें। इसको हमको ऑन पेपर या ऑन बोर्ड करना होता है। हमको कागज़ में या बोर्ड में दोनों सदिशों को इस तरह से खींचना होता है, और फिर इन दोनों बिंदुओं को मिला करके परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करने के लिए इसको हमको स्केल से नापना पड़ेगा, तो हमको उस परिमाण प्राप्त होगा। और ये जो तीर की चिन्ह है ये इसके दिशा को प्रदर्शित करें। यदि दो सदिशों का योग करना हो तो हम त्रिभुज नियम का उपयोग करते हैं, और यदि हमको दो से अधिक सदिशों का सदिश योग करना है तो हम सदिश योग के बहुभुज नियम का उपयोग करते हैं। यह कोई नया नियम नहीं है, ये त्रिभुज के नियम का ही विस्तार है दो से अधिक सदिशों के लिए। तो यहाँ पर बहुभुज नियम के कथन पर आते हैं कि यदि दो से अधिक सदिशों को परिमाण एवं दिशा में किसी बहुभुज की आसन्न भुजाओं के रूप में क्रम से प्रदर्शित किया जाए, मतलब जिन सदिशों को योग करना है उनको हम बहुभुज की आसन्न भुजाओं के रूप में क्रम से प्रदर्शित करते हैं, तो उनका परिणामी सदिश परिमाण एवं दिशा में उस बहुभुज की अंतिम भुजा के द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। तो इसको व्यवहारिक रूप से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो से अधिक सदिश हैं, पहला सदिश है ए और ये दूसरा सदिश है बी, इसकी परिमाण और दिशा ऐसे दी गई है। तीसरा सदिश है सी और ये चौथा सदिश है डी। इन चारों का हमको सदिश योग करना है। तो यहाँ पर त्रिभुज नियम में जो प्रक्रिया हमने अपनाई थी उसमें हम क्या करते थे कि जो पहले आने वाला सदिश है योग की प्रक्रिया में, उसके शीर्ष पर बाद में आने वाले सदिश के प्रारंभ बिंदु को रखते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आने वाले सदिश के शीर्ष पर तीसरे नंबर पर आने वाले सदिश के प्रारंभ बिंदु को रखेंगे, मतलब ये वाले बिंदु को रखेंगे। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आने वाले सदिश के शीर्ष पर चौथे नंबर पर आने वाले सदिश के प्रारंभ बिंदु को रखेंगे। और ऐसा करते समय हमको परिमाण और दिशा को वही बनाए रखना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो इसको कुछ इस तरह से करना होगा।
मान लीजिए सदिश ए को हम यहाँ पर बनाते हैं, ये सदिश सबसे पहले आ रहा है, तो ये सदिश ए हो गया। परिमाण और दिशा वही रखनी है। उसके बाद सदिश बी के प्रारंभ बिंदु को ए के शीर्ष पर रखेंगे, परिमाण और दिशा में परिवर्तन किए बिना, तो ये हो गया सदिश बी। उसके बाद बी के शीर्ष पर सी के प्रारंभ बिंदु को रखना है, परिमाण और दिशा में परिवर्तन किए बिना, तो ये बी के शीर्ष पर ये हमने सी को रख दिया। अब सी के शीर्ष पर यहाँ पर डी के प्रारंभ बिंदु को रखना है, परिमाण और दिशा में परिवर्तन किए बिना, तो ये हो गया सदिश डी। तो यदि दो से अधिक सदिशों को परिमाण एवं दिशा में किसी बहुभुज की आसन्न भुजाओं के रूप में प्रदर्शित किया जाए, तो ये हमने कर दिया। एक बहुभुज की आसन्न भुजाओं के रूप में हमने इनको प्रदर्शित किया है क्रम से, मतलब इनमें तीर का चिन्ह एक ही क्रम में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो उनका परिणामी सदिश परिमाण एवं दिशा में उस बहुभुज की अंतिम भुजा के द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होगा। तो अंतिम भुजा हम कैसे प्राप्त करेंगे? अंतिम भुजा प्राप्त करने के लिए हम ए के प्रारंभ बिंदु से डी के शीर्ष को जोड़ देते हैं, तो ये जो भुजा मिलेगी कुछ इस तरह से मिलेगी, ये अंतिम भुजा हो जाएगी। और इसमें जो क्रम था तीर के चिन्ह का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, तो इसको हमको विपरीत क्रम में रखना है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखना है। तो ये जो सदिश होगा ये परिणामी सदिश मतलब रिजल्टेंट वेक्टर आर को व्यक्त करेगा, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के सदिश योग को प्रदर्शित करेगा। यदि इसका परिमाण ज्ञात करना है तो हम यहाँ स्केल रखकर इसके परिमाण को ज्ञात कर सकते हैं, और दिशा हमको दिखाई दे रहा है कि ये तीर की चिन्ह की दिशा में होगा। अब ये त्रिभुज नियम से अलग नहीं है, इस बात को हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये त्रिभुज नियम का ही विस्तार है। देखिए ए और बी को यदि हम त्रिभुज नियम से जोड़ेंगे तो हम ए के शीर्ष पर बी के प्रारंभ बिंदु को रखेंगे, ये हमने यहाँ पर रखा है ए के शीर्ष पर बी का प्रारंभ बिंदु, तो इन दोनों का परिणामी सदिश ये होगा ए प्लस बी। अब ए प्लस बी से सी को यदि हमको योग करना है तो ए प्लस बी हमको मिल चुका है, तो ए प्लस बी से यदि सी का सदिश योग करना है तो सी के शीर्ष को ए प्लस बी के सी के प्रारंभ बिंदु को ए प्लस बी के शीर्ष पर रखेंगे, तो ये सी का जो प्रारंभ बिंदु है वो ए प्लस बी के शीर्ष पर रखा है, तो ए प्लस बी और सी का जो सदिश योग होगा ये वाली भुजा होगी त्रिभुज नियम से, और ये व्यक्त करेगा ए प्लस बी प्लस सी। अब हमने ए बी सी का योग करके सदिश योग करके ये नया सदिश प्राप्त कर लिया है। अब ए प्लस बी प्लस सी और डी को यदि हमको सदिश योग करना है तो सदिश ए प्लस बी प्लस सी के शीर्ष के ऊपर हम डी को रखेंगे, तो ये डी को हमने ए प्लस बी प्लस सी के शीर्ष पर रख दिया, तो ये हमको प्राप्त हो गया आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इस प्रकार से त्रिभुज नियम कोई नया नियम नहीं है, दो से अधिक सदिशों को यदि योग करना हो तो ये त्रिभुज नियम का ही विस्तार है, और हम डायरेक्ट बहुभुज नियम का उपयोग करके इस नियम के द्वारा सारे सदिशों का सदिश योग ज्ञात कर सकते हैं यदि उनकी संख्या दो से अधिक हो।